हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और आपके लिए लेकर के आया हूं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एक वीडियो सॉल्यूशन। तो ये वीडियो जो है आपको दो पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में लगभग मैं 60 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं, और अगले पार्ट में जो रेस्ट क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो दो वीडियो में ये आपका कंप्लीट चैप्टर जो है कवर अप हो जाएगा। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इस चैप्टर से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले ही बना रखे हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 12 PYQ बिहार बोर्ड लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर के नाम से थंबनेल दिया हुआ है। थंबनेल को देखें और वीडियो पे क्लिक करके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। उस वीडियो को देख करके आप जो है इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों की जानकारी ले सकते हैं, और उनका आंसर्स भी सही तरह से क्या होगा, क्या कैसे कैलकुलेशन करना है, वो सारा कुछ एक फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं उसके इस चैप्टर के कुछ अच्छे और अलग से क्वेश्चंस में आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले के को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो अचालक पदार्थ यानी कि आप समझ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर के बारे में। और जब उसको आवेश दिया जाता है तो वो आवेश सतह के साथ साथ उसके अंदर भी वितरित होता है, यानी ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का क्या मान होगा। तो बेटा विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो होता है, जिसको U से सूचित करते हैं, वो होता है K Q1 Q2 बाय में R। वो Q1 और Q2 के आवेश के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक। तो दूरी बढ़ाएंगे तो अपने को क्वेश्चन में क्लियर तो नहीं किया कि दोनों धन आवेश है कि दोनों ऋण आवेश है, कि दोनों में एक धन आवेश है या एक ऋण आवेश है। तो अपना जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार बढ़ेगा भी और घटेगा भी, यानी ऑप्शन दोनों आंसर हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनावेशित धातु कण को एक धन आवेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल क्या होगा। तो एक प्लेट है, ये धन आवेशित प्लेट है। ये कैसा प्लेट है, धन आवेशित। और आपको पता है कि इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस साइड में होगा, दिस वे, है ना। और वो कितने के बराबर होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के कारण। अब यहाँ पे बात ये है कि अच्छा, ये प्लेट धातु का प्लेट था, तो धातु का प्लेट था तो यहाँ से अपन लोग 2 हटा देंगे, इस 2 को हटा देंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक हम लोग क्या लेकर के आ रहे हैं, अनावेशित धातु का ही कण लेकर के आ रहे हैं। मान लीजिए एक अनावेशित कण लेकर के आ रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे इसके माइनस यानी ऋण आवेश इस साइड आ जाएंगे और धन आवेश इस साइड आ जाएंगे। माइनस पे बल लगेगा आकर्षण और प्लस पे बल लगेगा रिपल्सन, यानी F2 दे देते हैं और F1। और आपको पता है कि F1 और F2 में F1 बड़ा होगा F2 की तुलना में। अगर F1 बड़ा होगा तो नेट फोर्स किधर लगेगा, F1 की तरफ, यानी इधर की तरफ नेट फोर्स लगेगा। यानी कि धातु के जो कण है ना, ये किधर की तरफ आएंगे, ये प्लेट की तरफ आने लग जाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो प्लेट की तरफ लगेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। F1 और F2 में बड़ा कौन होगा, F1 बड़ा होगा F2 की तुलना में, है ना। तो इस तरह से अगला कह रहा है किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता का क्या मान होता है। तो सबसे पहले मैं ये रो को सिग्मा बना देता हूं, सिग्मा होना चाहिए। सतह आवेश घनत्व को
सिग्मा से सूचित करते हैं। तो आवेशित समतल चादर के नजदीक ई का मान पूछा है, तो अपने को ये नहीं लिखा है कि ये क्या है, तो अपन लोग इसको पतली चादर मानेंगे और इस पतली चादर के नजदीक ई का जो मान होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश है, यह तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो, Q बराबर NE से Q की जगह 1 कूलम रखिए, N और E का मान रखिए 1.6 गुना 10 का पावर -19, N का मान हो जाएगा 1/1.6 गुना 10 का पावर -19, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये होगा 6.25 गुना 10 का पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे तब जाकर के 1 कूलम आवेश बनेगा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है। कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव में माइनस आवेश और ऋण आवेश धनावेश दोनों होते हैं, परिमाण बराबर होता है और कुछ दूरी पर रखे गए होते हैं। वो एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट। और आपको क्या दिया हुआ है? एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ये है आपका पृष्ठ। तो Q इन कितने के बराबर हो जाएगा? -Q + Q, यानी 0 के बराबर 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है P आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P और E के बीच का कोण होता है। तो बेटा बल आघूर्ण किसी भी द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, और ये बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, यानी PE के बराबर। ये कब हो पाया? जब थीटा 90 डिग्री होगा। sin 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टॉर्क का मान PE हो जाएगा, बल आघूर्ण PE हो जाएगा, है कि नहीं? तो टॉर्क, अधिकतम टॉर्क कितने के बराबर होगा? अगर ये सवाल में पूछता तो आपको बताना है PE के बराबर होगा। लेकिन अगर सवाल ये रहे कि अधिकतम टॉर्क कब प्राप्त होगा, कितने कोण पर प्राप्त होगा, तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अल्प क्षेत्र DA, ये मान लीजिए आपका अल्प क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल है DA, इस पर विद्युतीय तीव्रता E वेक्टर अभिलंब हो, यानी E वेक्टर जो है इसके ऊपर लंबवत है, तो कह रहा है कि उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, यानी ये हो जाएगा EDA cos थीटा। तो DA जो है, जो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है और उसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। तो DA का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा DA वेक्टर का डायरेक्शन। अब E और DA के बीच में कोण कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। तो cos 0 जब रखोगे, cos 0 डिग्री, तो मान हो जाएगा 1 के, तो फ्लक्स कितने के बराबर हो जाएगा? E गुना DA के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दो इलेक्ट्रॉनों के विद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल क्या होगा? तो बेटा दो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी r, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, माइनस माइनस ऋण आवेश होता है, तो बल जो होता है वो क्या हो जाएगा? ke²/r²। अगर दो प्रोटॉन होता तो दोनों पे धन आवेश होता। अब ये F1 था मान लीजिए, अब F2, तो वो भी क्या लिखते हैं? ke²/r²। अब आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे परिमाण में बराबर होते हैं और दूरी हमने समान रखा, तो F1 और F2 में क्या आया भैया? F1 और F2 सर एक दूसरे के बराबर आया, तो आंसर क्या हो जाएगा? वही है, यानी समान है। यदि किसी बंद पृष्ठ में से विद्युत अभिवाह फ्लक्स को बोला जा रहा है शून्य है, तो इसका क्या मतलब है? विद्युत फ्लक्स शून्य होने का क्या मतलब होता है कि पृष्ठ के अंदर आवेश जो है वो, कुल आवेश वो 0 है सतह के अंदर, जैसे द्विध्रुव की स्थिति में था, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है, ये बेस्ट आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। ऑप्शन सी में भी कह रहा है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से विद्युत अभिवाह शून्य है, तो इसका अर्थ क्या है? पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा तब फ्लक्स हम लोग निकालेंगे ही क्यों? ओके ना।
तब भी फ्लक्स जीरो हो सकता है, एक बात ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? तो भैया स्थिर विद्युत तब उत्पन्न होता है जब हम लोग दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, यानी घर्षण की सहायता से या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, घर्षण व प्रेरण। प्रेरण को उत्प्रेरण यहाँ लिखा है, इंडक्शन को उत्प्रेरण रखा है, हिंदी में प्रेरण भी कहते हैं अपन लोग। घर्षण और प्रेरण दोनों से स्थिर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जा सकता है। ओके बच्चों, कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या हो जाएगा? एक लाइन गलत, बल रहेगा, ये ऐसा होना चाहिए। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच बल होगा, क्या बल होगा? क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, गलत टाइप किया हुआ है। तो बेटा बल का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 अब बटा में R²। आवेशों के बीच के बल के लिए कूलॉम ने नियम दिया था। अब अगर बल के बीच की दूरी को, सॉरी आवेश के बीच की दूरी को आधा कर देते हैं तो ऊपर वाला में तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो तो Q1 Q2 ही रहेगा और R हो जाएगा R/2 इसका स्क्वायर। तो ये R² बटा में 4 पलट के ऊपर, ये बन जाएगा 4K Q1 Q2/R², यानी पुराने वाले बल का 4 गुना हो गया नया वाला बल। इस बल का नाम F' दे देते हैं, तो F' हो जाएगा 4F। तो 4 गुना को अपन लोग टिक करेंगे। कह रहा जब दो आवेशित गोलों को तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश बढ़ता है, आवेश बहता है। तो अपने को पता है कि दो आवेशित गोलों के बीच आवेश का जो प्रवाह होता है वो निर्भर करता है किसके ऊपर? विद्युत विभव के ऊपर। सो अगर धन आवेश है तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो करेगा। तो C बराबर क्या होता है? Q बटा में V, और V बराबर में क्या हो सकता है? Q बटा में C। तो V और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। C जिसका ज्यादा होगा उसका विभव का मान कम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका विभव का मान कम होगा, जिसका विभव का मान कम होगा वो क्या कहलाएगा? निम्न विभव। और जिसका विभव का मान ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? उच्च विभव, है कि नहीं? तो जिस भी आवेशित गोलों का उच्च विभव होगा उसका धारिता जो होगा वो कम होगा, और जिस भी आवेशित गोले का निम्न विभव होगा इसका मतलब उसका धारिता अधिक होगा। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब उसकी धारिता के विलोम जो है, विलोम मतलब उल्टे दिशा में, यानी कि निम्न धारिता से उच्च धारिता की तरफ आवेश का प्रवाह होगा। आगे चलते हैं। कूलॉम बल कैसा बल है? तो कूलॉम बल केंद्रीय बल भी है और स्थिर विद्युत बल भी है। तो ऑप्शन सी को टिक करिएगा। कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये संरक्षी होता है। अगला है एक स्थिर कूलॉम, स्थिर स्टैट लिखना चाहिए, एक स्टैट कूलॉम है ना। एक स्टैट कूलॉम बराबर होता है 1/3 गुना 10 का पावर -9 कूलॉम के। एक कूलॉम बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 9 स्टैट कूलॉम के, है ना। तो उल्टा अपने लोग को पूछा गया है ना। अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? बेटा अपने पास एक गोला है, ये अचालक है, तो अचालक में इस तरह से दिखाते हैं अपन लोग, है कि नहीं? ये अचालक हो गया। और अपने को पता है कि यहां से r दूरी पर E का जो मान होगा, इसके केंद्र से r दूरी पर E का मान जो होगा वो होता है KQ छोटी r, और इसकी त्रिज्या अगर बड़ी R मान ले आप, त्रिज्या क्या मान ले? त्रिज्या मान ले अगर आपने बड़ी R, तो KQ छोटी r/r³ होता है, यानी E समानुपाती होता है R के। कहाँ? गोले के अंदर। और ये गोला कैसा है? ये गोला है अचालक आवेशित गोला। ओके, अब R बढ़ेगा तो E का मान भी बढ़ेगा, और R कम होगा तो E का मान भी कम होगा। तो जब पृष्ठ से केंद्र की ओर जाएंगे तो R घटेगा, है कि नहीं? R घटेगा तो E का भी मान क्या होगा? घटेगा। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मुक्त आकाश की परावैद्युतता ε0 का मान पूछा है बेटा। ऑप्शन सी याद रखिए 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, है ना। फैराड पर मीटर भी ε0 का ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखिएगा। एक बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया था।
अगला क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। तो ऑब्वियस सी बात है विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन पर कूलम। तो ये तो है नहीं, दिया हुआ नहीं है। अच्छा एक और होता है वोल्ट पर मीटर, है ना। तो वोल्ट पर मीटर है क्या? हाँ सर बी है, तो बी को टिक करेंगे। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, बेटा चालक है ये, और कैसा चालक है? गोलाकार चालक है, और गोलाकार में भी कैसा? खोखला, और वो आवेशित है। तो चालक को जब आप आवेश देते हो तो वो कहाँ चला जाता है? उसके बाहरी सतह पर चला जाता है चालक के केस में। ये क्या है हमारा? चालक। तो कह रहा है इसके भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इसके अंदर में अंदर में इनसाइड ई का मान 0 होता है, याद रखिएगा। सी एक आवेशित चालक है का अपृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। कह रहा है इसके पास विद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा? तो वो हो जाएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा चालक के केस में सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगला है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट, है ना, बहुत पतली चादर है उसकी सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो चालक से बना हुआ है, तो जब चालक से बना हुआ है इधर भी प्लस और इसके इस साइड भी प्लस होगा, यानी दोनों सतह पे प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान हो जाएगा उस प्लस की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले सतह की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। यही कहता ना कि ये पतली चादर कुचालक है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर करते। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास चालक था। चालक के केस में क्या हो जाता है? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है ना, तो वो चालक के ऊपर दिए गए आवेश उसकी बाहरी सतह पर वितरित हो जाते हैं। तो बाहरी सतह पे वितरित होने के कारण क्या होगा? दोनों सतह के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और चूंकि दोनों सतह पे समान प्रकृति के आवेश होंगे, इसलिए दोनों की दिशा एक बिंदु पर समान ही होगी। यानी अगर मैं इस बिंदु की बात करता तो ई का मान दोनों का समान दिशा में होता, और मैग्नीट्यूड में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता। दोनों को जोड़ते तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता। बहुत ध्यान से इन चीजों को टैकल करना है, अदरवाइज गलती होने के चांसेज हो सकते हैं। अगर यही कुचालक का पतली चादर रहता ना बेटा, तो आंसर होता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद रखना। कह रहा है कि यदि एक द्रव बिंदु को आवेशित किया जाता है, तो एक द्रव बिंदु को जब आप आवेशित करोगे, तो मान लीजिए ये द्रव है और उसको आवेशित करोगे, तो प्लस प्लस के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा या विकर्षण, जिसके कारण इसका आकार बड़ा होगा। अब आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा कब हुआ? तो एक प्रेशर है आउटसाइड और एक प्रेशर है इनसाइड। बड़ा त्रिज्या क्यों बढ़ेगा? सवाल ये है। आर बढ़ा तो क्यों बढ़ा, या बढ़ा तो फिर इसका पीछे का रीजन क्या है? इसका रीजन ये हुआ कि इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा है, यानी उसके अंदर का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो परिमाण में पूछा गया सवाल है, तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होता है, माइनस में 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। कह रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, कितनी बार कराया है मैंने बेटा? एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन होता है ना, वो एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये कहाँ है? ऑप्शन ए में। आर दूरी से अलग, विलग को अलग भी कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो अपने को पता है अगर आर दूरी से दो इलेक्ट्रॉन अलग है तो कूलॉम बल के अनुसार एफ बराबर लिखेंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 की जगह भी ई, Q2 की जगह भी ई गुना ई स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में आर स्क्वायर। तो बल किसके समानुपाती हुआ? तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बेटा आर का पावर -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कह रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित है यानी न्यूट्रल वस्तु पर एक कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा? तो मैंने आपको बता दिया 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक पूछा है, तो मैंने बोला हुआ है फैराड पर मीटर। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कूलॉम आवेश वो आवेश है जो शून्य मतलब निर्वात,
शून्य का मतलब हुआ निर्वात। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर कितना बल लगाता है? तो वो बल जो लगाता है ना बेटा, वो 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन बल लगाता है। तब जाकर करके 1 कूलम आवेश को परिभाषित किया जाता है। यानी 2 आवेश के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो और उसको निर्वात में रखा गया हो और उसके ऊपर लगने वाला बल का परिमाण 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन हो, तब जाकर के उन आवेशों का परिमाण 1 कूलम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है कौन सा आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? तो आपको पता है कि Q बराबर Ne में n इंटीजर होना चाहिए, है ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आप देखो E का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर -19। अब इसको 2 से गुना करोगे तो पहला नंबर मिल जाएगा, 4 से गुना करोगे तो B नंबर मिल जाएगा, 1 से गुना करोगे तो D नंबर मिल जाएगा। लेकिन 2.4 पाने के लिए आपको 1.5 से गुना करना पड़ेगा और n का मान 1.5 नहीं हो सकता, इंटीजर में ही होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। तो कह रहा कौन संभव, किस आवेश का अस्तित्व संभव है? भैया संभव तो A, B और D तीनों है, यहाँ पूछा जाना चाहिए था संभव नहीं है ना, मिसप्रिंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, है ना। अगला क्वेश्चन है परावैद्युतता का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, F बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², है ना बेटा, कूलॉम के नियम से। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई गुना में Q1 Q2 और बटा में FR²। तो 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, ऊपर हो जाएगा आवेश 2 बार है तो आवेश कैसा ही मात्रक कूलॉम, कूलॉम गुना कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में न्यूटन और मीटर स्क्वायर। F का होगा न्यूटन, R का होगा मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो बन जाएगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, यानी ऑप्शन ए। कह रहा है किसी अचालक पदार्थ, देखो नोट करो यहाँ अचालक दे रखा है, पदार्थ के गोले को आवेश देने पर कहाँ वितरित होगा? तो सतह के अलावा अंदर भी, यानी ऑप्शन बी। अगर चालक होता तो बाहरी सतह पे। कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा, यानी E का परिमाण। तो बिंदु आवेश से R दूरी पर E कितना होता है? KQ/R²। तो K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R², यानी ऑप्शन बी। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ का पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का कितना गुना होता है? तो आपको पता है गॉस के नियम से फ्लक्स जो बंद सतह से होता है, कितने कौन सतह से? बंद सतह से, वो होता है Q इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। Q इन क्या है? Q इन है उस बंद सतह के अंदर का आवेश। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बेटा? 1/ε0 गुना में Q इन। तो आप देख के बता दो कि ये Q इन का कितना गुना है? 1/ε0 गुना। ये कहीं है ऑप्शन में? हाँ सर, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर, तो एक चालक ले लीजिए, इसके ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान पृष्ठ घनत्व की, यानी पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा हो गया इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसकी 1/ε0 गुना होता है, यानी ε0 नीचे आ जाएगा। जहां ε0 मुक्त आकाश की परावैद्युतता या विद्युतशीलता है, इस कथन को क्या कहते हैं? बेटा सिग्मा को क्या लिख सकते हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बटा में एरिया लिख सकते हो। और इसकी त्रिज्या कितनी है? R है, मान लीजिए आप R है तो Q बटा में, ये गोला है, गोला का त्रिज्या अगर R हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई R²। तो सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो? Q बटा में 4 पाई ε0 R², यानी ये क्या हो गया? 1/4 पाई ε0 Q/R²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, है ना। ये देखो ये हो गया। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि फ्लक्स बराबर में क्या होता है? फ्लक्स E का मान ये आ गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? KQ बटा में R²।
के क्यू बटा में आर स्क्वायर। लिख सकता हूँ ई बराबर में ये 1/4 के बन जाएगा और वहां पे क्यू बटा में आर स्क्वायर हो गया के क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि फ्लक्स बराबर में क्या होता है, क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में जो आवेश हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा क्यू इन। क्यू इन कितने के बराबर हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू का एरिया, एरिया मतलब 4 आर स्क्वायर, अब बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये होता क्यू इन। क्यू इन कैसे लिखेंगे, ये इसको कैसे लिखेंगे आवेश को, तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा है ना सिग्मा गुना एरिया करोगे तो क्यू इन आ जाएगा बेटा, है ना। तो कह रहा है क्या इस कथन को कौन सा प्रमेय कहते हैं। अब सोचिए कि अपन लोग एक चीज पढ़ते हैं कि गॉस के नियम के उपयोग से कूलॉम के नियम का प्रूफ ये तैयार करते हैं गॉस के नियम से। तो अपन लोग क्या करते हैं, इस जगह पे एक आवेश दे देते हैं तो उस हिसाब से अपने को बल मिल जाएगा। क्या बल मिल जाएगा बेटा, तो फोर्स बराबर में हो जाएगा ई क्यू, यानी कि क्या हो जाएगा ये के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी गॉस के नियम के उपयोग के द्वारा आपको प्रूफ हो जाएगा कौन सा नियम, कूलॉम का नियम। तो यानी कि ये कथन हमारा कौन सा कथन है, गॉस का प्रमेय के अनुसार हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगला कह रहा है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो ये देखिए ये हमारा एक अनंत लंबाई का बेलनाकार चालक है, ये लीजिए, और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलॉम पर मीटर, यानी रेखीय आवेश घनत्व, और इससे कह रहा है आर दूरी पर ई का मान कितना होगा। तो अपने को पता है कि चालक है तो बेलनाकार चालक के अंदर ई का मान तो 0 ही होता, जो भी होगा वो किधर होगा, उसके बाहर। वो कितने के बराबर होता है तो मैंने क्लास में करवाया हुआ है 2k लैम्डा बाय आर, और के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो ये बन जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ऑप्शन बी ई का मान हो जाएगा। अगला इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन पर कूलॉम, यानी ऑप्शन डी। अगला कह रहा है कि किसी दी गई दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल, मान लीजिए इसके बीच की दूरी r है, तो कह रहा है अपने को Fg बटन में स्थिर विद्युत बल, इसका रेशियो अनुपात अपने से पूछा गया है। तो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ हूँ, क्या बताया हुआ बेटा, कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच Fe बटा में Fg का जो ऑर्डर होता है बल के अनुपात का वो 10 का पावर 42 होता है। यहाँ उल्टा पूछा है Fg बाय Fe, तो यानी हो जाएगा 10 का पावर में -42, यानी ऑप्शन डी। ध्यान रखना है इन चीजों का। Fg बाय Fe पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल और बटा में स्थिर विद्युत बल, उसका अनुपात किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय एक इलेक्ट्रॉन होता और एक प्रोटॉन होता और तब आपको r दूरी पर रखता और तब पूछता कि Fe बटा में Fg बताओ, इसका अनुपात का क्रम क्या है, कोटि क्या है, तो 10 का पावर में आप 39 लिखते हैं। और अगर दोनों प्रोटॉन होता, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों प्रोटॉन होता और बीच की दूरी r होती, और तब पूछता कि बताओ इन दोनों के स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या है, तो तब लिखते 10 का पावर 36। अब इस वाले सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अनुपात पूछता Fg बटा Fe कितना होगा, तो 10 का पावर -39 हो जाता। और इस वाले सिचुएशन में अगर पूछता 2 प्रोटॉन के बीच Fg बटा Fe उल्टा करके पूछता तो 10 का पावर -36 हो जाता। तो याद रहेगा तभी सही आंसर आप कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जाम में और बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो कांच सबसे टॉप पे होता है, तो जो सबसे टॉप पे होता है तो वो धनावेशित होगा। तो कह रहा है क्या कांच की छड़ आवेश जो अर्जित करता है वो कैसा आवेश होता है, तो वो धनावेशित हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा, कांच हो जाएगा धन आवेशित, सिल्क होगा ऋण आवेशित। अब कह रहा है कांच की छड़ धनात्मक आवेश अर्जित करता है, क्योंकि कांच का छड़ धनात्मक आवेश अर्जित करता है। इसके पीछे रीजन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, यानी कांच में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। किसी वस्तु का ऋण आवेशित होने का अर्थ क्या होता है? उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेना, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से अर्जित कर लेना, ऑप्शन सी। जब वस्तु ऋण आवेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो जो कि ऋण आवेशित होने पे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसके द्रव्यमान भी आते होंगे, जिसके कारण उसका द्रव्यमान जो है वस्तु का वो बढ़ सकता है। तो यानी ऑप्शन बी बढ़ेगा। आबुनस की छड़, इबोनाइट को कहते हैं आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ में किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा? तो इबोनाइट सबसे नीचे है क्रम में, आवेश के जो सीक्वेंस वाला बॉडी मैंने दिया हुआ है उस क्रम में इबोनाइट की छड़ सबसे नीचे है, तो वो ऋण आवेशित होगा। तो आबुनस की छड़ पे जो है वो ऋण आवेश आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। स्थिर विद्युन्मय किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? बेटा कह रहा है स्थिर विद्युत किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो घर्षण विधि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और प्रेरण विधि द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो घर्षण एवं प्रेरण दोनों आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है कि फेरेड नहीं है, फेरेड धारिता का मात्रक है। अगला है एक वस्तु स्थिर वस्तु पर आवेश क्यों है? यदि वस्तु को v वेग से गतिशील कर दिया जाए तो वस्तु पर क्या आवेश होगा? बेटा एक बात ध्यान रखो कि किसी भी आवेशित वस्तु की गति को बढ़ाने पर उसके आवेश के परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वेग कितना ही कर दे आवेश कुछ नहीं बदलेगा, जो था वही रहेगा, यानी क्यू। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उनके बीच दूरी r पर कैसे निर्भर करता है? तो मैंने आपको बताया है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का बल कूलॉम के नियम के द्वारा दिया जाएगा, और वो क्या लिखा जाएगा? तो ke²/r²। तो बल जो है वो समानुपाती हो गया किसके? r का पावर -2 के, यानी डी को टिक करेंगे। अगला कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दें तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि बल जो है ना, दूरी को दोगुनी कर देते हैं तो k(q1q2/r²). अब r को दोगुना करोगे तो f' क्या हो जाएगा? k(q1q2/2r²) यानी 4r²। यानी ये वाला बल पुराना बल था आपका, तो नया वाला बल पुराने बल का 1/4 हो गया, यानी 1/4 गुना, ये 4 है, 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना। कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके द्वारा दिया जाता है? तो कूलॉम के द्वारा। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी तथा दोनों आवेशों को भी दोगुना कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? बेटा आपको पता है कि F बराबर होता है k(q1q2)/r²। तो आवेश को भी दोगुना कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो नया बल मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं F' लिखना चाह रहा हूँ। तो दोनों आवेश दोगुना कर दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q1q2 में दूरी को भी दोगुना, तो r का स्क्वायर, यानी r के जगह 2r लिखेंगे तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r²। 4 से 4 कट जाएगा, यानी जो था वही रह गया, तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी k(q1q2/r² ही रह गया है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। कह रहा एक पिच गेंद में 10⁶ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है तो कितना आवेश होगा? बेटा तो Q बराबर में n, सीधा n के जगह 10⁶ इलेक्ट्रॉन का आवेश देख लो कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻13 कूलॉम हो जाएगा। कहाँ है? ए नंबर में। कह रहा दिए गए चित्र में यदि Q आवेश पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का क्या मान होगा? तो आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपका इसी चैप्टर का PYQ है उसमें मैंने बनाया हुआ है, डिटेल्ड में बनाया हुआ है, आप उसका आंसर देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो शायद बी आता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने कैलकुलेट कर दिया है ऑलरेडी,
इसके आंसर को, है कि नहीं, वो कैलकुलेट किया हुआ है हमने, हाँ बी ही है, तो ये बी ही आएगा। तो आप वीडियो लेक्चर में जाइए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको फुल डिटेल में बनाया हुआ है, वहां जाकर के इसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। PYQ के प्लेलिस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगा, इसी चैप्टर के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसी चैप्टर के नाम से मिलेगा, वहां डिटेल मैंने बनाया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे डायरेक्टली मैं टिक कर दे रहा हूँ। कह रहा है दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का क्या अनुपात होगा। तो बेटा सबसे पहले उसको वायु में रखे हैं तो बल कितना लग रहा होगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आप कह रहे हो कि किसी पराविद्युत वाले माध्यम में रखे हो तब कितना लग रहा होगा, तो 1/4πε0 गुना में के, एप्सिलॉन आर की जगह के आ जाएगा, Q1 Q2/r²। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है बेटा, यहाँ से बट्टा कर दो, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, तो F बटा में F डैश, के पलट के चल जाएगा ऊपर, तो के बटा में 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक के का मान क्या नहीं हो सकता, तो अनंत नहीं हो सकता। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन, मुक्त आकाश यानी निर्वात, निर्वात के बारे में है ना, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है, तो क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा ही मात्रक में एप्सिलॉन नॉट का मान, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता यानी 1 से कम होती है लेकिन शून्य नहीं होगी, तो ऑप्शन सी। दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच विकर्षण बल 0.1 न्यूटन है। दो आवेश है उसके बीच विकर्षण बल 0.1। कह रहा है Q1 तथा Q2 पर कितना बल लगेगा जब तीसरा आवेश इन दोनों के करीब रखा जाएगा। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल पे किसी तीसरे आवेश को रखने पे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो दोनों बिंदु आवेश के बीच जो बल एक दूसरे के कारण पहले लग रहा था, एक दूसरे के कारण अब भी उतना ही बल लग रहा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि परिणामी बल बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा तरीका से लिखा हुआ है, लैंग्वेज अलग है, मैं समझ गया इस क्वेश्चन का मतलब। ये कह रहा है कि अब जो तीसरा आवेश रखेंगे उनके पास में, तो पुराने बल में जो पहले जो बल लग रहे थे उन दोनों आवेश के बीच, उसमें क्या चेंजेस आएगा, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वही रहेगा, यानी ऑप्शन सी को मैं टिक कर दूंगा। कह रहा है क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए, तो वैसी बात है बुलबुला का त्रिज्या जो है वो बढ़ने लग जाएगा। समान दशा में दो प्रोटॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात होगा। समान दशा मतलब उसको सब दोनों को एक ही माध्यम में रखना है, ये कहने का मतलब हुआ। तो दो प्रोटॉन यानी यहाँ भी प्रोटॉन और यहाँ भी प्रोटॉन, तो दोनों प्रोटॉन का आवेश का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है बेटा। और दशा समान मतलब दूरी भी समान रखना है। और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दूरी वही। अब यहाँ बल कितना लगेगा, तो प्रोटॉन के लिए भी यही यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ke²/r²। और यहाँ बल कितना होगा, ये भी होगा ke²/r²। अब दोनों का अनुपात क्या होगा, दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:1। 1:1 कहाँ है, यहाँ पे है 10⁻�0, यानी ऑप्शन डी। किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वस्तु को रगड़ कर आवेशित किया जाता है। तो वस्तु को रगड़ के आवेशित करेंगे तो वस्तु जो है उसका भार में बदलाव आएगा, है कि नहीं। तो भार जो है, ऑब्वियस सी बात है कि एक वस्तु है उसको हमने आवेशित किया, तो वो ऋण आवेशित भी हो सकता है और वो धन आवेशित भी हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कांच की छड़ को आपने सिल्क से रगड़ा, तो कांच की छड़ क्या हो जाएगा, धन आवेशित। उस केस में कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो भार घटेगा, उसका द्रव्यमान कम होने लग जाएगा। ओके, और जब मान लीजिए उसी सिल्क से इबोनाइट की छड़ को आप रगड़ेंगे तो इबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, वहां उसका मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, वो तो बढ़ेगा।
तो यहाँ क्लियर नहीं ना किया कि आवेशित किया जाता है तो वो कैसा, ऋण आवेशित की धन आवेशित नहीं किया। तो सर इसका मतलब वो ऋण आवेशित भी है या फिर धन आवेशित भी हो सकता है। तो दोनों जब हो सकता है तो भार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी ऑप्शन सी। तो बच्चों वीडियो की शुरुआत में जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं 60 क्वेश्चन इस वीडियो में लूंगा और उसको सॉल्यूशन में बदलूंगा, तो मैंने बदल दिया, सॉल्यूशन बना दिया आपके लिए। वीडियो सॉल्यूशन आराम से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी है ताकि हर एक स्टूडेंट को, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी हमारी बात को समझ पाए, उसके दिमाग में मेरी बात जा पाए और उनको फायदा हो पाए। तो बच्चों चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जो इसका बाकी का क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी करना बहुत जरूरी है, तो आज जो है हम उसके क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे और वो करके हम आपको जो है वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलेगा। क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ तभी मैं वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, अदरवाइज मैं क्लासेज में बिजी रहता हूँ, उस समय मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि नया वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बने रहिए दोस्तों अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, अपना प्यार यूं ही देते रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।